हाँ जी। ट्रेनिंग आज लास्ट डे था, ख़त्म हो गई है और अब मैं आके मेरी साड़ी भीगी हुई है क्योंकि बारिश आज मेरठ में सुबह से जो शुरू हुई है वो एंड तक बंद नहीं हुई। इनफैक्ट अभी भी बंद नहीं हुई, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और भीगी हुई साड़ी में लेकिन मैं बैठ गई थी ताकि मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो अभी शूट कर लेती हूँ, आपके साथ बातें कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चेंज करके सीधे घर के कामों में लगूंगी। लाइव अपडेट क्या है, एक तो आज ट्रेनिंग खत्म हो गई, ये तो बात पता ही चल गई। मेरे अपने स्कूल में बच्चों की परीक्षा चल रही है, मेरे अपने बच्चों की परीक्षा चल रही है, हाफ ईयरली इनका चल रहा है, 2 पेपर हो चुके हैं, प्रैक्टिकल और ओरल जो भी स्पीकिंग एक्टिविटी वगैरह थे वो हो चुके हैं और ये सब कुछ ट्रेनिंग के बीच में ही पड़ा। हर बार ट्रेनिंग और एग्जाम्स क्लैश होते हैं, मेरे बच्चों के भी और स्कूल वाले बच्चों के भी, बिल्कुल मतलब हमेशा की सिचुएशन यही होती है। खैर, तो सितंबर का महीना हमेशा ही हेक्टिक सा जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसमें जमा हो जाती हैं, ऐसा ही इस बार भी जा रहा है। अब ये आके अब मैंने पिछला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था जैसे तैसे पिछले 3-4 दिनों का, इधर उधर की छोटी मोटी क्लिप्स लेके। देखो बारिश तेज हो गई, आवाज़ बढ़ने लगी। अब रूटीन वीडियो जो है जब एक बार शूट होना बंद हो जाता है ना, बीच में जब रिदम टूट जाता है तो फिर शूट करना एक अलग से लगता है कि एक्स्ट्रा एक काम बढ़ गया और सीधे अपना तल्लीनता से काम करते चले जाओ, वो इजी गोइंग सा लगता है, तो वो चीज़ हो जा रही है, तो इसीलिए रूटीन नहीं बन पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन वीडियो आपके पास पहुँच जाए और जैसा कि आप लोगों के कमेंट के ज़रिए मुझे पता चलता है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस कि आपका कहना बस ये कि आपकी आवाज़ ही सुन के हम खुश हो जाते हैं या आपका बातें करना ही हमारे लिए काफ़ी है, केवल उस विश्वास पे आज की वीडियो जो है ये मैं शूट कर रही हूँ। तो ऐसा है कि क्वेश्चंस हर वीडियो पे कुछ एक आते हैं ऐसे जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन जैसा शेड्यूल है आपको पता ही है क्या है, तो जब सब कुछ शूट होता है ना तो फिर उसको जब एडिट करती हूँ तो वही 20-21 मिनट की 25 मिनट की बैठ जाती है और जब मैं बात करने आपसे बैठूँगी तो फिर उसके लिए और टाइम, तो ये वाली बात हो जाती है और इस तरीके से ढेर लगते चले जाते हैं। अब आज का जो वीडियो है मेन, जब मैं क्वेश्चन आंसर लिख रही थी अभी कि किन किन क्वेश्चंस पे मुझे डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन मेरी एक व्यूवर हैं वो पिछले 2-3 बार से पूछ रही हैं और उनकी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो ईगरली उसका जवाब चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। पर आज भी मुझे उनका कमेंट नहीं मिला क्योंकि पीछे चला गया वो इतने सारे कमेंट्स में, और मुझे याद है उनका प्रश्न। वो 2 बार पूछ चुकी है कि वो जॉब पर हैं, अभी मैटरनिटी जो उनकी मैटरनिटी लीव ख़त्म हुई है उसके बाद फिर वो वापस रीजॉइन कर रही हैं अपनी जॉब को। उनको एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है जो वो मुझसे डिस्कस करना चाह रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी जो बेटी है और अब मदर इन लॉ के पास रह रही हैं, वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं उनकी बेटी का, लेकिन जो इनको एक इनसिक्योरिटी सी हो रही है फील, वो ये है कि क्या जॉब वालों के बच्चे उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो मेरी इस पे अनुभव और राय उनके लिए मायने रखती है कि मैं बताऊं कि जब मेरे साथ ये हुआ था तो क्या मुझे भी ऐसा लगा था या मैंने इसे कैसे डील किया। अब ये हो गई क्वेश्चन की बात और सारी अपडेट, अब सुनो इसका जवाब। सीधी सी बात है, जो बच्चा होता है ना उसका अपनी माँ से जो रिलेशन होता है वो कभी भी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सार्वभौमिक सत्य है। यही चीज़ आप नेगेटिव उसमें देखो, अगर आप दूसरे का बच्चे को कितना भी प्यार कर लो, कितना भी, और उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा ये हैं और आप उनको प्यार कर रहे हो, वो आप कितना भी कर लो, लेकिन जिस दिन जब तक दोनों लोगों के साथ ठीक ठाक चल रहा है वो आपको इक्वल सम्मान देगा, इक्वल इज्जत देगा, इक्वली आपके साथ अटैच रहेगा। लेकिन जिस दिन जीवन उसके सामने परिस्थिति ऐसी लाएगा कि उसके अपने माँ बाप या आप, उस दिन वो अपने माँ बाप को ही चुनेगा। तो एक बच्चे का उसकी माँ से उसके पिता से अफेक्शन कभी भी कम नहीं होता। आपकी सासू माँ उनका जी जान से ध्यान रख रही है आपकी बेटी का, लेकिन उनकी जगह जो दादी की है वो दादी की ही रहेगी आपकी बेटी के मन में, वो उसकी माँ का स्थान नहीं ले सकती। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी बच्ची मुझसे ज़्यादा अपनी दादी को प्यार करती है, वो स्वाभाविक है और अभी छोटी है, हो सकता है उसको भी ऐसा लगे, लेकिन ये इनसिक्योरिटी आप बिल्कुल मन से निकाल दो। माँ माँ ही होती है, कोई कितना ही कुछ कर ले, कितना ही ध्यान रख ले, एक बच्चा हमारी वाइब्स पकड़ता है, हमारा प्यार पहचानता है जो हमारे मन में उसके लिए है, भले हम सारा दिन उसके साथ ना रहें। और ये मैं हमेशा आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं अपनी तरफ से।
कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चों की इतनी देखभाल कर रहे हैं कि आपके मन में ये बात आई कि मेरा बच्चा कहीं मुझसे ही दूर ना हो जाए। ये एक वर्किंग वूमन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो बाहर जा रही है और उसी की टक्कर का, उसका प्यार करने वाला है, देखभाल करने वाला उसके बच्चे के पास है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बहुत लकी हैं और आपकी बेटी आपसे बिल्कुल दूर नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। और आपको भी मैं ये विश्वास दे सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे पर। अब ना मिक्स क्वेश्चन है, ये सारे एक थीम पे नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे मिक्स हैं। जैसे जब बच्चों से काम वाला वीडियो आया था, उसमें क्या हुआ था कि अप्रिसिएशन बहुत हुआ मेरी बेटियों का, वो ऑब्वियस है, ठीक है जी, क्योंकि हर माँ चाहती है उसके बच्चे घर में काम करें, उसकी मदद करें, अपने लिए सीख लें, हर माँ का होता है। लेकिन कुछ माँओं के बच्चे करते हैं, कुछ के नहीं करते, ये भी फैक्ट है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि अब कई क्वेश्चन बल्क में ऐसे आए कि उनका बेटा 12 साल का है या बेटी 12 साल की है या 8 साल की है या 10th में है कि वो काम नहीं करती। एक उनमें अलग था कि पढ़ाई में टॉपर है, नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन घर के काम नहीं करती और वो करवाना चाहती हैं। तो देखो, अगर बच्चा पढ़ाई में आपका टॉपर बच्चा है ना, तो टॉपर बच्चे पढ़ाई में ही आज मतलब एक एनर्जी है ना, आप उसको एक तरफ ही, कहीं ना कहीं एक लिमिटेड है, आप उसको हर जगह इतनी इतनी बांटोगे तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जाएगी नीचे। और अगर वो बच्चा पढ़ाई में टॉप कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी वहाँ यूज़ कर रहा है, तो उसमें आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये चीज़ ना रुचि में होती है। मैंने कितने लोग देखे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे जो डॉक्टर भी हैं लेकिन अपने कपड़े खुद सिलते हैं, पेंटिंग का शौक है, कविताएं लिखते हैं, तो ये एक नेचुरल होता है। हर एक में नहीं होता कि वो पढ़ाई में भी करे, ये भी करे, वो भी करे। तो उसमें आपको मानना पड़ेगा कि भैया नीट की तैयारी कर रही है लड़की, जहाँ इतने साल सब्र किया है और कीजिए। और अगर जब वो डॉक्टर बन जाएगी, हो सकता है उसे ना ही ज़रूरत पड़े कुछ भी करने की, ईश्वर ऐसी उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन करा दे कि उसे घर में टाइम ही ना हो ये सब करने का, और फिर वो इतनी बिजी हो और चीज़ों में, तो आप नहीं समझ सकते कि बाहर फ्यूचर में क्या है। लेकिन अगर वो कर लेती तो वो उसका अपना इंटरेस्ट है। अब आपको क्या करना है, जब उसका नीट क्लियर हो जाएगा प्रॉपर, तब उसको आप थोड़ा थोड़ा, ये है कि कह सकते हो कि बेटा ये काम भी ज़रूरी है, किसी और के लिए मत करो, आप अपने लिए कर लो। कर लेती है ठीक है, नहीं तो सब बच्चे एक से नहीं होते। हर बच्चा, अब मैं अपनी बेटियों को काम सिखा रही हूँ या और लोग सिखा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे बच्चे टॉपर भी हों क्लास के। तो सब बच्चों का अलग अलग है, इट्स ओके। कोई ऐसा विरला बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा घर का काम या नहीं करना चाहता, दैट्स ओके, कहीं तो रिजल्ट दे रहा है ना, ये बात होती है। तो ये हो गया। लेकिन जिनके 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, अभी किसी कंपटीशन में नहीं उतरे, पढ़ाई में भी एवरेज है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि भैया मैं कह रही हूँ करने के लिए और वो कर नहीं रहे, तो कैसे कराएं, राजी नहीं है करने के लिए। तो देखो, मैंने सिंपल तरीका ये अपनाया था कि जो काम मुझे इनसे करवाना है और इन्होंने आनाकानी करी, मैंने भी वो काम करना छोड़ दिया। जितने भी इन्हें काम मैंने सिखाए हैं, अभी बर्तन वगैरह तो इन्होंने खुद वॉलेंटियर किया कि भाई नहीं मैं धो के देखूँ, ऐसे शुरू हुआ था, मतलब इंटरेस्ट था, खुद आया था। और पहले आरोही को आया था, आराध्या को फिर मैंने कि जब वो कर सकती है तो तुम भी करो, ये वाली बात हो गई थी। लेकिन जैसे लॉन्ड्री है, अपने निक्कर बनियान खुद धोना है, या बाथरूम गीला करके छोड़ आती थी, तो मैं बाथरूम हमेशा सुखा के, पोछा वोछा मार के सुखा के रखती हूँ। मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे नहाई, है ना, किसी दिन छुट्टी है, बाथरूम पूरा गीला कर दिया और जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया, शावर चला लिया, बहुत कीचड़ कर दिया, और वो शाम तक मैसी पड़ा हुआ है। तो मैंने भी उसको फिर छोड़ना शुरू कर दिया कि अब शाम में ही करोगे, लेकिन तुम ही करोगी इसे साफ। जितना मैस मचाया है अब उठाओ। इनका कमरा था, ये वाला ही कमरा था जिसमें मैं बैठी हूँ, इसमें इतना मैस मचा रखा था इन्होंने। लेकिन हफ्ते में 10 दिन में जब भी साफ करती थी, खुद ही करो, मैं नहीं करूँगी साफ, बस सामने सामने झाड़ू लग जाएगी। अपने आप जब खेलोगे गंदगी में, खिलौने नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, अपने आप समझ में आएगी। सेम चीज़ मैंने स्कूल में भी की। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनना। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों को तैयार होने में मदद करते हैं एक एज तक, ठीक है, उनका टाइम टेबल लगवाते हैं एक एज तक, ठीक है, उनका होमवर्क हम चेक कर रहे हैं, करा नहीं करा, ये करना है, वो नहीं करना, वो हम बता रहे हैं, एक एज तक ठीक है वो भी। लेकिन जब आपका बच्चा 7-8 साल का हो गया, जब ये 9वीं साल में लगी, जब इन्हें फ़ोन चलाना आ गया, जब ये फ़ोन में गेम या व्हाट्सएप अपने दोस्तों को करने लगी, देन आई डिसाइडेड कि जब फ़ोन चल ही रहा है
काम हो ही रहा है, फ़ोन ऑपरेट करना तुम्हें आ गया, कंप्यूटर का काफ़ी कुछ कोर्स में मैम ने सिखा दिया, टैबलेट तुम ऑपरेट कर पा रहे हो, स्मार्ट टीवी चला पा रहे हो, तो फिर क्लासरूम ऐप भी अब खुद देखोगे, खुद चेक करोगे उसमें क्या होमवर्क है, क्या नोटिस आया है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या टाइम टेबल में कल जाना है, कल नहीं जाना। और अगर इसमें कमी हुई, और जो शुरू में बहुत हुई, टाइम टेबल में कुछ लिखा है लेके कुछ चली गई, कोई कॉपी लिखी है रख लेंगे ये कह के छोड़ दिया और फिर छोड़ गई, हुआ। अब वहाँ पे क्या होता है, मैं इस प्रेशर में आ जाऊं कि मैम देखेंगी कि अरे इसकी मम्मी कितनी लापरवाह है, टाइम टेबल भी नहीं लगा के भेजा। ये बात आते ही दिमाग में हम क्या करते हैं कि कहीं मैम ये ना सोच लें और हम बच्चे का काम खुद करना शुरू कर देते हैं। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी। मुझे कोई सुपर वुमन का टैग नहीं चाहिए, मुझे कोई सुपर मॉम का टैग नहीं चाहिए, मुझे कोई सुपर टीचर का टैग नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम जो है बच्चे को सिखाना कि ये काम करो। और हम हो अभी तक भी है, अपना भी, बड़े होने पर भी, या बच्चे हों, व्यक्ति बताने से नहीं सीखता, व्यक्ति जितना जल्दी अपनी गलतियों से सीखता है। तो जब एक दिन कॉपी भूल गए, टेस्ट की कॉपी भूल गए, मोस्टली टेस्ट की कॉपी के साथ होता था कि टेस्ट की कॉपी भूल गए, डायरी में करना पड़ गया, या कभी कोई सब्जेक्ट की कॉपी भूल गए, डायरी में करना पड़ गया, रफ कॉपी में करना पड़ गया, देन घर आके दोबारा वो 2-3 पेजेस लिखने पड़े। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार हुआ। लेकिन अब 5th में आते आते आप यकीन मानो, पिछले साल जो गलतियां हो गई, 5th तक आते आते वो गलती 10 में से 1 रह गई, 9 सुधर गई। रबर बैंड लगा के जाती हैं, वो कहीं भी निकाल के फेंक दिए, सुबह नहीं मिल रहे, तो फिर उसमें अगर विदाउट यूनिफॉर्म जाएंगी तो भी इनकी डांट पड़ेगी, या इनका मन है 2 चोटी बनाने का, 1 चोटी बनेगी क्योंकि रबर बैंड पूरे नहीं मिल रहे। तो वो खामियाजा इन्होंने खुद भुगता है उस चीज़ को, और उसके बाद ये सीखी हैं कि ऐसे इन्हें इतना समझ में आ गया कि मम्मी नहीं करेंगी, अगर हमसे गलती हुई है हमारी जिम्मेदारियों को निभाने में, तो उसका भरना हमें भरना पड़ेगा। जब ये चीज़ बच्चे में आएगी तो फिर धीरे धीरे ही सही, भले वो आपको बुरी मम्मा समझ ले उस टाइम पे, और दुनिया की नज़र में भी आप लापरवाह माँ साबित हो जाए, लेकिन एक्चुअल में आपका बच्चा सीख जाएगा खुद अपनी जिम्मेदारियों को हैंडल करना और अपनी गलतियों को खुद से सुधारना और उनका परिणाम भुगतना। वो ये गोल्डन रूल सीखेगा लाइफ के, जो हम बड़े होने तक भी नहीं कर पाते। अक्सर गलती हमसे होती है और हम डाल देते हैं परिस्थितियों पे कि जी वो था इस वजह से नहीं कर पाए, ये था इस वजह से नहीं कर पाए, मैं तो कर लेता ये नहीं है, या फिर मुश्किल पड़ा तो हम तो कर ही नहीं रहे, होता है ना ये। तो ये चीज़ आपके बच्चे में ना शुरू से निकल जाएगी अगर आप अपना सुपर मॉम का टैग छोड़ने को तैयार हो। तो हमेशा ये सोच के कि कोई क्या कहेगा इसलिए बच्चा कर नहीं पा रहा और आप पहले से पहले उसे करके दे दें, इससे अच्छा जब आपको लगता है कि वो इतना कर सकता है, केवल लापरवाही की वजह से गड़बड़ कर रहा है, आप उसका काम करना बंद कर दो। खुद करेगा, गलतियां करेगा या फिर बिना करे जाएगा, जैसे भी होगा वो थोड़े दिन में सीख जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में आप बर्तन तो नहीं धुलवाओगे, ठीक है, आपने जैसे मैंने बताया अभी बैग लगाना, अपनी यूनिफॉर्म तरीके से रखना, अपने जूते, मोजे, रबर बैंड, ये सब चीज़ें जगह पर रखना, नहीं मिली सुबह तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, टाइम टेबल लगाना, ये सब चीज़ें हो गई। अभी घर के कामों में क्या क्या करा सकते हो आप, स्टार्टिंग में आप उसके क्या क्या काम छोड़ सकते हो, जैसे सबसे पहले निक्कर बनियान उसको बोलो कि अपने खुद धो के डाले, गंदे धोएगा, साफ धोएगा, जैसे भी धोएगा उसकी अपनी मर्जी है। गंदे धुल रहे हैं आप टोको, डांटो कि भाई सही से नहीं धुले, दोबारा धो, ऐसे नहीं होता ये वो। इसी तरीके से सीखेगा धीरे धीरे वो बच्चा। इसी के साथ ही बर्तन है, अब आप बर्तन उसके कहने पे कि उसने नहीं धोए आप छोड़ दो, ऐसे नहीं हो सकता ना। लेकिन ये है कि पहले बाकी के काम, सफाई है उसके रूम की सफाई आप मत करो, गंदा है ठीक है गंदे में रहो, जब साफ होएगा तब आप करोगे, जब भी साफ में रहने को मिलेगा, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उस पर जब पड़ेगी तब वो करेगा, थोड़ा सा आपको अपना मन पक्का करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजिड रहना पड़ेगा, उसको ये वाइब आनी चाहिए कि ये काम मम्मी का करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो वो मानने वाली नहीं है, ये चलता रहेगा कंटिन्यू। जब वो बच्चा करना शुरू करता है अपने ईजियली, हर बच्चा इतना ओबीडियंट नहीं होता कि आपने कहा और उसने कर लिया, तो कहना पड़ेगा आपको लगातार लगातार लगातार, कलेश सा होएगा घर में कि भाई मम्मी बच्चों को चैन से बैठने नहीं दे रही, लेकिन धीरे धीरे जब वो समझ जाएगा कि मम्मी बैकफुट पे नहीं आएंगी, जब वो करने चलेगा, अल्टीमेटली आपको पता ही है कि ये कलेश भी बढ़ता है, कर तो आप बच्चे की भलाई के लिए ही रहे हो ना, अभी नहीं समझेगा बड़े होके समझेगा, लेकिन समझ तो जाएगा ही, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा हमें बुरी माँ मान रहा है
या फिर बाहर के लोग हमें बुरी माँ मान रहे हैं, इट्स ओके, हमें पता है हम अपने बच्चे की भलाई करे कर रहे हैं। ये चीज़ फॉलो करो, तब आपका 8 साल का क्या, 7 साल का क्या, 10 साल का क्या, सारे बच्चे काम करेंगे भी, समझेंगे भी। और जब वो खुद करेंगे, सबसे बड़ी बात, घर के कामों को खुद करने से जो घर के काम निपटा रही हैं मम्मी, दादी, डैडी, जो भी, उनके लिए थोड़ी सी ये बनती है कि भाई हाँ, ये कितना एफर्ट है इस काम में, तब ये काम होता है, तो वो समझते हैं। ज़रूरी है ये चीज़। ये तो हुई बच्चों के घर के काम के ऊपर बात। ठीक है जी। अब हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे अभी ट्रेनिंग में एक मैम है, उनका आया था, बार बार आता है कि मैं कहीं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे जवाब आते हैं। तब भी तो मैंने ट्रेनिंग वाली वीडियो डाली थी ना कि मैं जवाब दे रही थी कि आप कैसे बोल लेते हो। तो बोल ऐसे नहीं कि हमेशा मैं आगे आगे बोलती रहती हूँ, लेकिन हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल क्लियर कट आंसर पता है और कोई जवाब नहीं दे रहा तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। ये है, सीट मेरी आगे ही रहती है, मतलब मुझे आगे बैठना ज़्यादा पसंद है और सबसे कोने में सबसे आगे बैठती हूँ, क्योंकि वहाँ पे समझ में ज़्यादा आता है। अक्सर क्या होता है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे वाली मैम या पीछे वाले मैम, उनका कोई बात चल रही है या कॉल आ गया या कोई आ रहा जा रहा है, वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। तो आगे वाले में आपका आगे का डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल ख़त्म है ना, कोई आपके आगे से तो आएगा नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो पीछे भी बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आगे की 2-3 सीटों में लोग बैठते हैं ना, वो उसी तरीके के रहते हैं जिन्हें ट्रेनिंग का जो भी बता रहे हैं वो सुनना होता है, तो हम उनमें से। तो इसलिए ये है कि जो समझ में आता है, लग रहा है कोई नहीं बोल रहा, तो जो ARP हैं या TOT होते हैं, वो भी हम ही लोगों में से होते हैं। अगर हम टीचर हैं और हमारी क्लास में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो बुरा लगता है ना। तो वही चीज़ है, जब वो पूछती हैं तो लगता है कोई और बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा तो फिर मैं बता देती हूँ। आप बोल कैसे लेते हैं, वो है कि जब आप पता है लेकिन बोलने में हिचक आती है, तो वो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वाली बात है कि जब आप बोलते रहोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस रहेगी, सडनली आप बोलने चलोगे तो अटक आएगी। और दूसरी चीज़ है, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके साथ आपके टर्म्स कैसे हैं। अगर हमें ये फील आता है कि ये हम में से ही एक खड़े हैं ना, तो बिल्कुल भी फिर हिचकिचाहट नहीं होती। तो जैसे नॉर्मल अपना सहपाठी बात करते हैं या सहकर्मी बात करते हैं ना, उस तरीके की वाइब्स रहती हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जवाब देना है या मैं स्टेज पे हूँ या मैं अपनी सीट पे हूँ, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, तो चलता है। लेकिन वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊँ अपना, कि और कहीं जब मैं जाती हूँ या कुछ और जगह कहीं मीटिंग होती है, कुछ होती है, तो मैं भी अवॉइड करती हूँ फालतू में सामने आना। अपना ठीक है, जब तक कोई बता दे ठीक है, बिल्कुल मेरा नाम लेके खड़ा कर दें तो मैं खड़ी होंगी, नहीं तो मैं नहीं होती। तो ये है जवाब देने का कि 2 चीज़ें हैं कि आपको नॉलेज है नहीं है, या आप हिचकिचा रहे हो। तो नॉलेज होना तो मस्ट है, लेकिन हिचकिचाने का यही है कि आप देते रहोगे जवाब तो आपको पता लगेगा कि कुछ हिचकिचाने की या डरने की बात ही नहीं थी। तो ट्राई करो, शुरू करो जवाब देना, छोटे छोटे, लेकिन कोशिश करो एक एक करके, तब धीरे धीरे आपका जो है वो आप भी जवाब देने लगोगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। इनकी कंडीशन बहुत हद तक मेरे जैसी है, मतलब 2 बेटियां हैं, C सेक्शन से जॉब करती हैं, घर का काम भी करती हैं सारा, और आने के बाद मतलब सारा दिन घर के काम में लगी रहती हैं जॉब के साथ। लेकिन फिर भी उनकी सासू माँ जो है वो उन्हें भी ताने देती हैं, और जब उनके कोई पड़ोसी या कुछ और बात करते हैं तो भी उनसे ये कहती हैं कि बहू तो जॉब करती है और मैं तो सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। तो ये कंडीशन बहुत हद तक मेरे जैसी है। लेकिन उसमें क्या है कि जी देखो, अब आप जब तक हो, जब आप काम कर रहे हो, अब वो सारा दिन घर में रहती हैं तो ऑब्वियसली खाली तो रहती नहीं होंगी, आपके बच्चे होंगे घर पे या आपने मेड भी लगा के दे रखी है, तो भी आदमी उलझा सा रहता है। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वहाँ पर कि भाई मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ और ये तो जॉब पे निकल जाती है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत बाहर कर रहे हो, घर में रहने वाले को ये लगता है भैया ये तो चली जाती है, सुबह के निकली अब आई है, बताओ हम तो सारा दिन काम में लग रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम भी वहाँ पे काम ही करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे आते ही जो घर पे महिलाएं होती हैं वो चली जाती हैं रेस्ट पे कि भाई अब ये आ गई, अब अपने हिस्से का काम करेगी, हम मस्त लेट रहे हैं। तो हम जॉब वालों की डबल ड्यूटी हो जाती है फिर, कि वो वहाँ भी पूरा करके आए हैं और उसके बाद यहाँ आके भी फिर सिंगल हैंडेडली करो, क्योंकि हमने अपने हिस्से का तो कर लिया उन्होंने तो, मतलब दिन का। लेकिन उनको शाम पूरी आराम से पैर फैला के बिस्तर पे मिलती है। सर्दियों में बहुत खलती थी ये चीज़, और हम सुबह के निकले हुए पहले बस के धक्के खा रहे हैं, फिर जॉब पे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं बस के धक्के खाते हुए, ठंड के मारे हालत ख़राब है, और उसके बाद सब बिस्तर में बैठ गए, फिर हम रात को 11-11:30 तक ठंड में काम कर रहे हैं। उस चीज़ का कोई मतलब पहचान नहीं करता उस चीज़ को। लेकिन खैर, जॉब करना हमारा पर्सनल डिसीजन है, अगर हमने लिया है तो हमें पता था कि ये डबल ड्यूटी हमें करनी पड़ेगी, और
जब सिर ओखली में दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो जॉब वालों की तो यही लाइफ है, जॉइंट में रहोगे तब भी काम करोगे आके, सिंगल में रहोगे, यूनिट फैमिली में रहोगे, जब भी काम करोगे आके, तो वो तो ऑब्जेक्शन ही खत्म हो गई। अब इसमें क्या है कि जब सास कह रही हैं तो मैं अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन रखूं अपने आप को। सिंपल सी एक बात बताओ कि वो गलत नहीं कह रही है, वो सारा दिन बिजी रहती हैं। अब वो जब बाहर वाले से कह रही हैं, अब सुनो इसका इलाज। जब बाहर वाले से कह रही है कि ये तो कुछ करती नहीं, ये बाहर रहती है और मैं सारा दिन करती हूँ, वो भले कुछ भी कहती रहें, आप यकीन मानो जिससे वो कह रही है वो अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि वो जा रही है तब भी करके जा रही है, आ रही है तब भी कर रही है, और पीछे जब उसका जो समय है जब वो घर पे नहीं है उसके लिए उसने मेड लगा रखी है। तो सबको दिखाई देता है कि कौन क्या कर रहा है। आप फिर वही वाली बात कि सुपर बहू का टैग लेने की कोशिश मत करो। अपना काम आप कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, 100% आप दे रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, साथ में उनकी बातें भी सुन रहे हो, तो यू आर डन। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपका मन घबराए यही बात याद कर लेना कि भाई जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं उससे ज़्यादा कर रही हूँ, उसके बाद भी अगर सामने वाला खुश नहीं है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। और जो दूसरों से बुराई करने वाली टेंशन आप ले रहे हो उसकी तो लो ही मत। वो यहाँ बात करके अपने घर तक जाते जाते भूल जाते हैं। अगर कोई रास्ते में मिल गया 10-15 मिनट बाद मिल गया, या कोई उनका गॉसिप पार्टनर मिल गया, तो वो थोड़ी बहुत आपका हाँ हाँ उसकी बहू तो ऐसे कह रही थी, उसकी सास ऐसे कह रही थी, एक आध बार वहाँ चटपटी बातें हो जाएंगी, बस। कोई आपको ना नोबेल प्राइज देने वाला, ना आपको कोई फांसी लगाने वाला। आप अपने घर में अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो पूरी तरह आपका डिसीजन है, बिल्कुल टेंशन मत लो। रील नहीं आती चार लोग क्या कहेंगे कि हम ही या चार लोग वो कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं पड़ी है किसी की लाइफ से। मुझे तो इतना समझ में आया, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जब हम खाली बैठे हैं, फोन हमारे हाथ में नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं, अगर हम खाली बैठे हैं हमारे हाथ में फोन नहीं है तो हम क्या करना शुरू करते हैं, बातें। और बातें 10 में से 9 कई बार क्या होती हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में होती हैं। जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में बहुत कम बातें करते मिलेंगे, आप कभी भी सुन लेना किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जब ऐसी बातें चल रही होंगी, जब हो सकता है कहीं से घूम फिर के आपका जिक्र आ जाए, हाँ जी उसकी बहू वहाँ काम पे जाती है, उसकी सास ऐसे कह रही थी, फिर वो बात खत्म हो जाएगी, उनका खाली टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वो अपने कामों में लग जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, बस मुद्दा खत्म। आप बुलाओगे वो आपके यहाँ आएंगे, आपकी सास बुलाएंगे वो आपकी सास के यहाँ जाएंगे, आप दोनों होंगे, वो फिर कुछ कहने के नहीं। कोई उसमें वो वाला होगा तिल्ली लगाने वाला, हो सकता है आपकी सास की बात आपको बता दे और आपकी बात आपकी सास को बता दे। तो ऐसे लोग भी 1-2 बार पहचान में आ जाते हैं, उनसे बात ही मत करो, ना उनकी बात सुनो। आपको पता है आपकी गृहस्थी अच्छी खासी चल रही है, आपकी सास आपके पीछे क्या कह रही है, आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपने तो नहीं सुना, लेकिन उसने आपके कान में जाके ये बात बोल दी कि भैया तेरी सास तो यूँ कह रही थी। आपका हो गया दिमाग खराब। तो जब एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, तीसरी बार उस बंदे से जस्ट कि भाई मुझे मत बता, तू तुझसे कह रही थी तो उन्हें खुद जवाब दे, या फिर मेरे को मत बताओ, मैं जान के कुछ कर भी नहीं लूँगी। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगी ना तो बात खत्म। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके सामने कह रही हैं, है ना, तब आप मुस्कुरा के निकल जाओ। उसे देखो जिससे बुराई कर रही, आप मुस्कुराओ उसकी तरफ और निकल जाओ। एक वो मुस्कुराहट आपकी सास के पूरे स्टैंजा पे भारी पड़ेगी। वो समझ जाएंगी कि भैया इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी ये जो बोल रही है इतनी बड़ी कहानी इसके साथ सुना रही है, उसमें कुछ दम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना अंधा कोई नहीं, सब देखते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लो मत किसी भी तरीके की। और अगर आपकी सास काम कर रही है और तब वो कह रही है कि मैं काम करती हूँ तो इट्स ओके, जब कर रही है तो कह भी दिया, बात खत्म। गुस्सा तब है जब बिना करे कोई कह रहा हूँ, अगर कह रहा है कि घर संभाल रहा हूँ और वो सच में घर संभालता है तो क्या दिक्कत है भाई। हाँ, आप भी 2 बार और जोड़ के कहो कि भैया मैं तो बाहर चली जाती हूँ, मेरे सास ना हो तो मेरा तो घर ना चले, मेरे बच्चों को मेरे घर को मेरी सास ही देखती है, फिर देखो शायद खुश हो जाए वो। तो ये वाली बात होती है। हमेशा हर चीज़ का जो हल है ना वो जवाब दे के या रिस्पॉन्स दे के ही नहीं होता, कुछ चीज़ें अवॉइड कर दो तो भी आप मेंटल पीस अपना मेंटेन कर जाओगे। जी, अब आया है एक, मतलब हेट कमेंट कहूँ क्या कहूँ, लेकिन उसे पढ़ के जितना मुझे बुरा लगता उससे पहले उसके जो रिप्लाई आप लोगों ने दिए ना उन्हें पढ़ के मेरा बड़ा दिल खुश सा हो गया। उनमें क्या कहा था कि आप रिलेशनशिप पे बड़ी बातें करते हो, जबकि आपकी लाइफ में तो पति और बेटियों के अलावा कोई दिखता नहीं, सास ससुर भाई बहन भाई भाभी कोई भी नहीं।
उसके बदले में बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया कि भाई उनकी पूरी लाइफ आपने देखी नहीं है, सारे ब्लॉग देखे नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैं उनका नाम पढ़ के बताऊं जिन्होंने मेरी तरफ से जवाब दिए। दीप्ति तिवारी, शाहाना अब्बासी, ममता रानी और रुद्रा। अब जो कमेंट कर रहे हैं वो भी टीचर हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनको ये है। तो देखो इसका जवाब। मैं रिलेशनशिप पे बातें करती हूँ, आप मेरे कितने भी आओ बहन बातें करे वाले एपिसोड ना, जब भी आपके पास टाइम हो आप निकाल के सारे सुनना, जब भी आपके पास इतना समय हो, क्योंकि 30-40 मिनट का एक एपिसोड होता है, आप उसको सुनना। मैं कहीं भी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखें इस पे कोई बात नहीं करती। मैं हमेशा बात करती हूँ मेंटल पीस अपना, जो हम महिलाएं हैं, घर परिवार बच्चे जॉब और साथ में टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, इन सबको जो एक साथ डील कर रही हैं, मैं केवल उनके बीच में रहते हुए अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन करें सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह क्लियर है कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतना सारा मैं बिना देखे बोलती हूँ, कहीं भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आंसर मेरे कहीं भी रिटर्न नहीं होते, क्योंकि ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि मैं आपके परेशानी का क्या हल बता रही हूँ, ठीक है। और जो मेरे लिए काम किया मैं वो बता रही हूँ। मैंने कभी किसी भी एपिसोड में किसी भी क्वेश्चन के जवाब में ये ज्ञान नहीं दिया होगा कि अपने आप को दुखी करके और ऐसे करके अपनी सास को मेंटेन रखें, अपने ससुर से बना के रखें, अपने देवर जेठों से बना के रखें, अपने पीहर वालों से बना के रखें। नहीं, मैं कहती हूँ कि सबसे बना के रखो, लेकिन मेंटल पीस की कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब मरेंगे ना तो हम ही मरेंगे, हमारे साथ कोई और नहीं मरेगा। तो हमारी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो अपने प्रति है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपना परिवार और रिश्ते प्यारे हैं तो उन्हें भी आप समय और एनर्जी तभी दे पाओगे जब आपके पास कुछ होगा। एक खाली बर्तन में से आप कुछ निकाल नहीं सकते। तो जब आप कंटेंट होंगे, आप खुश होंगे, तभी आप अपने परिवार और रिश्तों के लिए कुछ कर पाओगे सारी ज़िंदगी के लिए। अपना मन मार के ना आप 8 साल 10 साल 15 साल, मैंने देखा 20-20 साल लोग कर लेते हैं, लेकिन एंड में आके उनको रिग्रेट होता है कि किन लोगों के लिए और कितना टाइम और एनर्जी हमने वेस्ट कर दी, ठीक है। तो मेरा इरादा सिर्फ इतना है, आप लोगों के साथ ही नहीं, तो जितने भी लोग मेरे मिलने वाले हैं ना, मेरा रिश्ता सबसे पहला उनके तरफ रहता है कि भाई जो मेरे से सलाह मांग रहा है, जो मेरे सामने बैठा है, जिसकी मैं दोस्त हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझाने की या साइड लेने की या कुछ भी, तो वो उसकी तरफ रहती है। अगर वो परेशान है तो वो किसकी वजह से परेशान है, तो मैं ऐसे ही हल सुझाऊंगी उसे कि भाई पहले तू खुश हो, जब तू खुश रहेगी तो फिर आगे चलेगा, सीधी बात है। तो मैं रिलेशनशिप पे कभी नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ वही प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ कि जब कोई कह रहा है कि मैं इस रिलेशन से परेशान हूँ, तो मैं उसे सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा नीचा गिरे बिना, कुछ बुरा किए बिना किसी का, लेकिन आप अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन रखो, दैट्स इट। इतनी सी बात है, और यही मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। एक बार हम अपना सही रह लेंगे ना, तो फिर हम अपने रिश्ते खुद संभाल लेते हैं। रही बात मेरी कि जी मेरा कोई क्यों नहीं दिखता, क्योंकि एक तो बिजीनेस जो ये सब बता रहे हैं वो तो है ही बिजीनेस, लेकिन मुझे लगता है बिजीनेस से ज़्यादा पर्सनल डिसीजन है। जो भी मेरे मेंटल पीस की बैंड बजाता है या कुछ भी है, मुझे लग रहा है कि वो मेरी एनर्जी को खा रहा है, बजाय मुझे बढ़ाने के मुझे अंदर से घटा रहा है, मुझे उसके साथ टाइम बिताना पसंद नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए ऐसे लोग विरले होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, आपकी अच्छाई देख के खुश हों, आपकी बढ़त देख के खुश हों, आपको सफल देख के खुश हों। वो मेरे ख्याल में बस माता पिता ही होते हैं, और माता पिता मेरे रहे नहीं। बाकी से मैं ना कोई उम्मीद रखती, ना कोई मैं ग्रज रखती, ना मुझे उनसे कहना वो, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, उस वाले ट्रेंड पे मैं हूँ। तो मैं अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन इतनी परमिशन भी मैंने किसी को नहीं दी हुई कि वो मुझे मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली मेरा बुरा कर सके। तो मैं एक मेंटल पीस वाली स्टेट में मेंटेन करके रखती हूँ, इसलिए सबसे लिमिट में मिलना है, किसी के लाइफ में अंदर घुसना नहीं है और किसी को अपनी लाइफ में घुसने देना नहीं है। सिंपल ये हिसाब रहता है। तो ऐसे चल रही है मेरी लाइफ और बढ़िया चल रही है, टचवुड।
तो मैं तो ऐसे ही मेंटेन रखने वाली हूँ। बाकी जिनके पास ऐसे रिश्ते हैं जो उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं जेन्युइनली, उन्हें आप बचाइए, जितना हो सके बचाइए, जहाँ तक हो सके अपनी ईगो और एक किनारे रख के। लेकिन ईगो तक बात ठीक है, उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पे आ जाए तब मैं नहीं सलाह दूंगी कि अपने आत्मसम्मान की दांव लगा के आप रिश्ते बचाओ। तब आप अपना आत्मसम्मान बचाओ, क्योंकि हो सकता है एक बार ऐसा करके आपके रिश्ते बच भी जाएं एक बार के लिए, लेकिन अगली बार जब दोबारा वो कंडीशन आएगी ना, जब नमस्ते भी नहीं रहने की, फिर इतना बुरा टूटता है रिश्ता। तो इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना रिश्तों में सही रहता है। बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में घुसोगे तो निकलने के भी चांस बने रहेंगे। और दूसरी एक कहावत भी इसी पे कहते हैं ना, ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो वही है, रिलेशनशिप ऐसे ही मेंटेन रहे तो ज़्यादा अच्छा है कि उनकी भी एक पर्सनल लाइफ हो, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ हो, और जब मिलें तो सह सम्मान अच्छे से मिले, अपमान कोई किसी का ना करे, और जब हमारा मौका हो तब वहाँ पर खड़े हो जाएं सब। तो इतना रिश्ता अगर चल रहा है तो मेरे लिए वो इनफ है, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, इससे ज़्यादा मैं किसी के लिए और कर भी नहीं सकती बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल। तो ये है रिलेशनशिप का मेरा स्टेटस। तो जिनको चलता है ऐसा वो चलाइए, जिनको इससे ज़्यादा चाहिए वो बढ़ा सकते हैं, जिनको इससे भी कम चाहिए वो घटा सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी लाइफ है, डिसीजन आपका, रिलेशनशिप आपकी, मेंटल पीस आपका। हर एक का अपना तरीका होता है, मैं कोई थोप नहीं रही किसी पर कि मैं ये कर रही हूँ तो आप भी यही करो, सिंपल। अगला आया है एक, दीदी आपको डर नहीं लगता कि बेटियां शादी करके अपने घर चली जाएंगी, अकेली रह जाऊंगी? तो बेटे ही कौन सा रह रहे हैं, सीधी बात, इस टाइम पे कोई नहीं रहता, सभी चले जाते हैं। लेकिन ये है कि जाना ही है, जब चिड़िया के बच्चे होते हैं तो वो उन्हें उड़ना सिखा देती है, उसके बाद जाते ही है ना। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इतना। अब तो जो ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो हम अपना बुढ़ापा ख़राब करेंगे। हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जब हमारे बच्चे कुछ काबिल हो जाएंगे उसके बाद हमें उन्हें भेजना होगा अपने से अलग, तब सेकेंड इनिंग शुरू होगी। क्या चिंता है, कुछ नहीं है, सेहत सही रहे बस, और थोड़े पैसे रहें गुजारे लायक अपने पास तो कट जाएगा, उसमें चिंता की कोई बात मेरे को नहीं लगती, मतलब मैं नहीं करती चिंता। आप चलते हैं जी फटाफट अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आया था कि मैं मेकअप वाला जो सूट वाला डांस गया था ना, और ये आखिरी है शायद, इसके बाद बस जीने की कला वाला एक और है कि मेकअप मैं कैसे करती हूँ, फाउंडेशन कौन सा लगाती हूँ। तो देखो, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं कंसीलर लगाती हूँ, मेबेलिन का है, और जी बस लैक्मे की सीसी क्रीम है। लेकिन वो भी जब कहीं पार्टी में जाना होता है ना, शादी वगैरह में, थोड़ा सा और मतलब मेकअप वाला लुक चाहिए तब लगाती हूँ। वीडियो के लिए जो मैं लगाती हूँ सिर्फ डार्क सर्कल पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करती हूँ, दैट्स इट। बाकी मेरा ग्लिसरीन वाला लोशन रहता है, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाती हूँ बस, और सनस्क्रीन से ही शाइन सी रहती है मुंह पे। और यहाँ पर ये डार्कनेस कम करने के लिए वीडियो में जब मुझे शूट करना होता है रील्स वगैरह प्रॉपर, तो मैं उसमें बस यहाँ पर कंसीलर लगाती हूँ एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं लगाती फेस पे। फिर पूरा फेस एक साथ समअप करने के लिए थोड़ा सा फेस पाउडर, जो मैक का मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये होता है मेरा मेकअप, क्योंकि 40+ की एज में आप सोचो कि आप फाउंडेशन की पूरी लेयर लगा लो ना, तो वो अच्छा करने के बजाय आपका चेहरा ख़राब कर देगा। तो 30s में मैं लगाती थी फाउंडेशन, कभी कोई सा कभी कोई सा, मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी, क्योंकि मेकअप करना कुछ खास आता नहीं है, वो यूट्यूब से ही सीखा था। तो जो उसमें वीडियो में देखा, थोड़ा बहुत जो मेरी रेंज में आ रहा ले लिया, लगा लिया, लेकिन फाउंडेशन वगैरह कुछ सूट करा नहीं। मेन जो फिर मुझे सूट करी थी, कि जो मुझे ठीक लगी स्किन पर लगने के बाद, वो लैक्मे की सीसी क्रीम सही लगी थी। तो उसको भी ड्राई हो जाती है, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है, ग्लिसरीन तब मैं नहीं लगाया करती तो बहुत ज़्यादा, अब तो थोड़ी सी मतलब प्लम्प सी रहती है हर टाइम, सर्दी में भी नहीं फटती ग्लिसरीन की वजह से। लेकिन उसमें भी लैक्मे सीसी क्रीम में भी मैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर हल्का सा मिला के तब लगाती थी, और पूरे पे लगा के फिर स्पॉन्ज से डैप 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 कर लेती थी, तो ऐसे होता था वो। अब इसमें जो है, एक मेरा इंस्टाग्राम पे भी आया था इसमें का क्वेश्चन कि मतलब मेरे लिए कि मैं 43 की होके भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, और मैं जो कमेंट कर रही थी कि वो 25 की होके भी बूढ़ी लगती हैं। तो मैंने उनको कमेंट किया कि भाई मतलब ट्राई करो अपनी एज के अकॉर्डिंग दिखने का, दिखने लगोगी धीरे धीरे। फिर उनका पलट के यही आया कि
मतलब टिप्स दे दीजिए कुछ, कैसे कहाँ से शुरू करूँ। तो उसमें देखो क्विक से टिप्स अगर मैं आपको दूँ ना, तो एक तो 25 में अगर आप मतलब बूढ़े दिख रहे हो, तो सबसे बड़ी कमी तो मुझे लगता है स्किन केयर में ही है। सुबह शाम चेहरा धोना, चेहरा धो के सोना। और ये जो ग्लिसरीन वाला मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया था कैसे बनाती हूँ। उसमें अगर आपने कुछ भी नहीं मिला रहे ना, तो खाली अगर आप ग्लिसरीन भी लगाओगे, मेरी फाइन लाइंस मैं बताऊँ आपको इतनी तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन ग्लिसरीन ने उनको रिवर्स कर दिया। तो ये जो कई कई हज़ार की क्रीम होती है ना, वो सब फेल हैं आपकी एक 35 रुपए की ग्लिसरीन के डिब्बे के आगे। मतलब जब मैं ढोलक लेने गई थी तो धूप से मेरे यहाँ पर ये सब पैचेस से बन गए थे, फट गई थी मेरी स्किन। मुझे धूप बर्दाश्त नहीं है, उस दिन बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप थी मतलब। तो मैंने वो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं जो ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई 3 चीज़ मिला के रखती हूँ, उसकी बजाय मैंने जो नीट मेरे पास ग्लिसरीन रखी थी, कुछ भी ना भिगी हुई, वो गाढ़ी गाढ़ी ऐसे करके लगा ली। और दो, मतलब रात को शाम को मैंने लगाई है, 2 दिन तक मैं वो लगाती रही और चीज़ें, ये वो वैसलीन, नारियल का तेल, नहीं सही हुआ। लेकिन मैंने फिर तंग आके 2 दिन बाद रात को मैंने नीट ग्लिसरीन लगा ली बिना कुछ मिलाए, अगले दिन साफ। और उसके बाद अब यकीन मानो धीरे धीरे 6 महीने हो जाएंगे, अब मैं ग्लिसरीन में कुछ भी नहीं मिला रही, सीधे लगा रही हूँ ऐसे ही, और उससे ही मेरी स्किन जो है वो ठीक रहती है। तो अब जब मैंने बनाया, अभी पिछले हफ्ते बनाया, तब मैंने दोबारा ग्लिसरीन में गुलाब जल मिलाया है। उसका रेशो वही रहता है, ग्लिसरीन में लो उतना ही गुलाब जल डालो, तो इतनी बड़ी शीशी भर जाती है, आधा आधा करके, और उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल दो। इतना आप कर लो, और अगर वो भी नहीं हो रहा, आप सीधे ग्लिसरीन लगाओ अगर आपकी स्किन ड्राई है। ऑयली में ये चीज़ काम नहीं करेगी जब आप मिला के लगाओ सारी चीज़ें। तो एक तो जब आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, स्किन साफ और प्लम्प सी लगेगी, आपकी एज ऑटोमेटिकली कम नज़र आएगी, आप यंग दिखोगे। और दूसरी चीज़ है बाल, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या कुछ और हो रहे हैं, तो आपको उनको देखना पड़ेगा कि काला कैसे करूँ, या कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको सूट करे। बाकी मैं अपने बताऊँ तो अभी मेरे नेचुरली काले हैं, कुछ करना पड़ा नहीं इनमें। और अब 43 के बाद अब आके सफ़ेद हो भी जाएं तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, लेट इट बी, होने दो। तो उसे भी देखेंगे कैसे इम्प्रेस करूँगी, क्या है क्या नहीं है। पर फिलहाल अभी तक एक भी बाल मेरा सफ़ेद हुआ ही नहीं, ऑटोमेटिकली काले ही हैं। मेरी जीन्स में है कहना चाहिए ये, हेरिडिटी। मेरी मम्मी के भी मतलब 60 की उम्र जब थी उनकी, जब वो एक्सपायर हुई है लगभग, तब भी उनका ना मतलब पूरा सिर सफ़ेद नहीं हुआ था, कुछ कुछ बाल काले थे, कुछ कुछ सफ़ेद थे, ऐसे थे। तो शायद उस हिसाब से अभी मेरे नहीं हुए। मेरी दीदी के अभी तक पूरे सफ़ेद नहीं हुए, कोई कोई बाल दिखता है, जबकि वो अब 60 छूने वाली हैं। तो वो ही चीज़ है, शायद हेरिडिटी में है। लेकिन अगर अब हो भी जाएं तो आई एम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ओरिजिनल उम्र है तो दिखाने में क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज़, आपके 25 का होने पे आपका आउटफिट कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप हैं 25 की, लेकिन आप ड्रेस अब 40 की तरह हो रही है, इसलिए फ़र्क पड़ रहा है। आपका वेट कितना है, कई लोग वेट की वजह से ओवर एज नज़र आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी एज ज़्यादा नज़र आती है। तो वेट को आप बहुत देर में कंट्रोल कर पाएंगे जब एक बार बढ़ जाता है। लेकिन जो इंस्टेंट आपको फ़र्क दिखेगा, एक तो आप अपनी स्किन केयर पे काम कीजिए, सिंपल और घर की चीज़ें यूज़ कीजिए, उनसे जल्दी आप सही हो जाएंगी। और आपको ये भी लगेगा कि बहुत बड़ा एफर्ट डाल दिया। अपने बालों पे ध्यान दीजिए, अपना हेयर कट चेंज कर सकते हो आप। और अपने आउटफिट आप देखो कि आप कपड़े क्या पहन रहे हो, अपने बॉडी साइज़ के, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो तब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 25 के हो तो 25 का खुद को फील करो। अक्सर हमारी शादी और बच्चे होते ही हमें ऐसा लगता है कि हम ओवर एज हो गए, हमारी जवानी जो है वो ख़त्म हो गई, हमें अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने का, पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये सब वहम है। और आप भी देखना, जब आप 30 पार करोगे ना, 30 पार करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका नया जन्म हो गया, और आप दोबारा रेजुविनेट हो जाओगे पूरे, विश्वास है मेरा। और अगर मैं तब तक यूट्यूब पे रही तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि हाँ 5 साल पहले आपने बोला था, ये हुआ या नहीं हुआ, है ना। अक्सर होता है 20s में शादी, बच्चे, इन सब में हम लोग थोड़ा डाउन हो जाते हैं, लेकिन 30s में आके दोबारा फिर खूबसूरती वापस आती है एक बार। तो वो चीज़ आपकी भी आएगी, कीप ऑन ट्राइंग। फिलहाल यहाँ पर जीने की कला किताब का आए थे 2-3 क्वेश्चन,
तो उसका मैं पूरी कोशिश करूँगी याद रखने का। जो उनका नंबर है विमल मोदी गोरखपुर में, जो ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं जहाँ से, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उनको कॉल करके ऑर्डर करके वो किताब मंगा लेना अगर आपको चाहिए तो। ठीक है जी। और बस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं, बातें हो गई। और मेरी साड़ी बारिश में भीगी हुई थी लेकिन ऑलमोस्ट सूख गई है, वो प्लेट्स नीचे से सब सूखी सूखी सी हो गई है। अब मैं जाके कपड़े बदलूँगी और फटाफट से फ्रेश होके मैं जुटूँगी डिनर बनाने में। बच्चों की कल प्रिपरेटरी लीव है, परसों इनका एग्ज़ाम है और प्रिपरेशन ये अभी जब तक मैं आई हूँ ये कर चुकी। ठीक है जी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कुछ रूटीन शूट हो जाए, और ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।